हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं अंकित सिंह इस वीडियो को लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को यूपीएससी 2020 के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको कंटिन्यू कर रहा हूं। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पिछले 15 महीनों से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं मेरे द्वारा। उसी के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी इस प्रकार के वीडियो लेकर के आने चाहिए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक्सेस हो सके। उसी क्रम में ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे तेजस एलसीए का, नौसेना का जो संस्करण है उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके वीडियो जो कि आप लोगों ने प्रारंभ में देखा होगा इस वीडियो के स्टार्ट होने पर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम इंडियन डिजिटल हेरिटेज। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम जास्कर नदी। और चौथा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे K9 वज्र टी। तो ये चार जो महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक है अलग अलग क्षेत्र के, इनको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे यूपीएससी 2020 के एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पढ़ रहे हैं इसमें तेजस एलसीए का नौसेना संस्करण, या फिर नवल वेरिएंट ऑफ तेजस एलसीए। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रारंभ होते ही आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा 21 सेकंड का, जिसमें एक जो नेवल का जो कह सकते हैं कि शिप होता है, उस पर एक जो एयरफोर्स की एक नौसेना का जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर रहा है। तो वो लैंड कर रहा है ना, तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेगा। तो देखिए क्या हुआ कि अभी हाल ही के जनवरी के प्रारंभिक हफ्तों में पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, जिसको हम कहते हैं MK1 तेजस की जो विमान वाहक पोत है, उसने INS विक्रमादित्य पर उतारा गया। तो जिस पोत पर इसे उतारा गया उसका नाम था INS विक्रमादित्य, और जिसको उतारा गया उसका नाम था MK1 तेजस। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो ये है तेजस, जिसको हम MK1 तेजस कहते हैं, और जिस पर इसे उतारा गया उसका नाम INS विक्रमादित्य है। तो ये दोनों नाम आप फिर से कहूँगा मैं, याद रखिए। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह क्या हैं? तो देखिए, MK तेजस 1 के विमान वाहक पोत की लगभग 200 मीटर की हवाई लंबी पट्टी पर इसे उतारने का पहला प्रयास भारत ने किया, और इसमें भारत ने सफलता प्राप्त किया। इससे पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट कौन कर चुका था और इस प्रकार के जो अनुभव है किन देशों के पास था? तो इससे पहले, भारत से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, रूस, चाइना, ये चार देशों के पास इस तरह से कह सकते हैं कि लैंड कराने की दक्षता थी। तो इस क्रम में भारत पांचवा देश बन गया है, मतलब भारत के पास भी इस प्रकार की जो लैंडिंग कराने की जो दक्षता है वह आ चुकी है। MK1 तेजस ने अप्रैल 2012 में पहली बार उड़ान भरी थी, और वर्तमान में इसके दो प्रोटोटाइप कार्य कर रहे हैं। जो तेजस है, इस तेजस MK1 तेजस को बनाया किसने है? तो देखिए, ये एक प्रकार का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। इसे बनाने वाली भारत की दो एजेंसीज हैं, जिसका नाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, और दूसरा यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो यहाँ पर भारतीय संस्थाएं, एक बड़ो नाम याद सुनिए आप, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर के MK1 तेजस का निर्माण किया है। फिर यह सबसे हल्की छोटी, मतलब हल्की है और छोटी है और वजन में भी कम है। इसमें एक इंजन है, और यह जो इसकी भूमिका है, बहु भूमिका निभाने वाली एक सामरिक लड़ाकू विमान है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मल्टी रोल टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका उपयोग कौन कर रहा है? तो इसका उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों कर रही हैं इसका। अभी तक भारतीय वायुसेना कर रही थी और कर भी रही है। इसके साथ साथ ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसी के साथ यहाँ पर भारतीय नौसेना ने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि हम बात करें तो यह एक सिंगल सीट फाइटर प्लेन है या एयरक्राफ्ट है, जो कि 2 सीट वाले ट्रेनर वेरिएंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब अभी तक तो क्या है, यह अभी तक मात्र एकमात्र कह सकते हैं पायलट को लेकर के ये उड़ान भरती है, लेकिन आगे चलने वाले जो इसमें सुधार और शोध है, उसके तहत इसमें 2 सीटर भी इसको बनाया जा रहा है, ताकि सिचुएशन आने पर दो लोग इसको कंट्रोल कर सके वॉर में। तो ये तो था जिसके बारे में मैंने कवर किया, तेजस LC1 का नौसेना संस्करण। अब हम कवर करेंगे इंडियन डिजिटल विरासत। तो इंडियन डिजिटल विरासत क्या है? तो देखिए, इंडियन डिजिटल विरासत जो है ना, इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय डिजिटल विरासत, जिसे हम इंडियन डिजिटल हेरिटेज, इसका शॉर्टकट होगा IDH, एक्रोनिम्स होगा, के पहल के तहत 1 महीने तक चलने वाली एक विशेष जो प्रदर्शनी है,
उसमें डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत का शुभारंभ किया है। ये याद रखिए कि 1 महीने तक चलेगी। इस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है? डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? ये क्यों लेकर के आया गया है ये प्रोग्राम या ये प्रोजेक्ट या ये स्कीम? तो देखिए, इस विशेष प्रदर्शनी में देश के सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST कहेंगे, कि भारतीय डिजिटल विरासत मतलब यहाँ पर IDH की पहल के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुकूल तथा सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से जो डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है, जो साइंस है, उसको यहाँ पर प्रदर्शनी की जाएगी। यह प्रदर्शनी में क्या होगा? तो इस प्रदर्शनी में हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और संवर्धित स्मारकों को प्रदर्शित करने हेतु भौतिक मॉडलों की वास्तविकता पर आधारित एक डिजिटल फिल्मांकन किया जाएगा। मतलब जितने भी हमारे हेरिटेज है, जिसमें से खासकर हम्पी का जो हेरिटेज है, उसको यहाँ पर एक डिजिटल फिजिक्स का यूज़ करते हुए एक डिजिटल फिल्मांकन किया जाएगा। मतलब एक डिजिटली फॉर्म में इसका निर्माण किया जाएगा। इस फिल्मांकन में 3D लेज़र स्कैन डाटा, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्थानिक संवर्धित वास्तविकता जिसमें हम स्पेशल ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, और 3D संरचना का उपयोग करके डिजिटल अधिष्ठान मतलब डिजिटल इंस्टॉलेशन का उपयोग करके, जिसमें हम्पी तथा 5 भारतीय स्मारकों, जिसमें से काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क उत्तर प्रदेश में उड़ीसा में स्थित है, रामचंद्र मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, तथा रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है। के तहत क्या होगा कि इनकी जो वैभव गाथा है और वास्तविकता है, इसको व्यापक तरीके से इनके जो असली मतलब कह सकते हैं कि वास्तविकता है, इसको उपलब्ध कराना है। मतलब इन सभी के माध्यम से 3D स्कैनिंग के माध्यम से एक मॉडल बनाया जाएगा जो कि इसके प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। फिर यह भारत की पहली प्रदर्शनी है जिसमें सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और 3D संरचना, जिसमें हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवर्धन, फिर यहाँ पर मिश्रित वास्तविकता, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन मैपिंग आदि का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से एक जगह पर ये सारी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें से लगेगा लोगों को कि वास्तविक है सारी चीज़ें, जिससे लोग जो है जनता है जो उसे देखे और देखने के बाद इतना आकर्षित हो कि जाकर के उसे देखने वास्तविक देखने जाए। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो टूरिज़्म होगा वो डेवलप होगा। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। एक यहाँ पर नया शब्द यूज़ किया हुआ है विरासत। तो विरासत क्या है? तो देखिए, विरासत जो नया टर्म लेकर के आया गया है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विशेष प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो विरासत 3D प्रकृति या प्रकृति से युक्त एक विशेष अधिष्ठान है जो दर्शकों को चुनिंदा स्मारकों से मिले जुले वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराएगा। इससे लेज़र स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर विज़न और स्थानीय संवर्धित वास्तविकता का उपयोग किया जा सकेगा। तो ये इसके माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको उद्देश्य बताया था कि टूरिज़्म को डेवलप करना है, तो ये इसका उद्देश्य है ताकि लोग इसे देखें और समझें और उसको देखने के लिए वास्तविकता में जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जास्कर नदी के बारे में। तो जास्कर नदी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बर्फ से ढकी जास्कर नदी से 107 लोगों से अधिक लोगों को यहाँ पर निकाला है और बचाया है। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ये छोटी छोटी जो न्यूज़ होती है ना, न्यूज़पेपर में नहीं, मतलब न्यूज़ में नहीं आ पाती है। इसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें लेकर के आनी पड़ती है, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट होता है और यही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मैप में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जास्कर नदी है और फिर जास्कर नदी का जो एरिया है वो कहाँ पर है, तो ये लद्दाख से में आती है ये। तो देखिए जास्कर नदी के बारे में अगर आपको बताऊँ मैं, तो देखेंगे आप कि जास्कर नदी उत्तर की ओर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडस नदी जिसे कहा गया है, तो इंडस नदी जो है ना उसकी ये सहायक नदी है। जास्कर नदी के ऊपरी प्रवाह को दो धाराएं हैं। इसमें दो धाराएं हैं। इसकी पहली धारा जिसे हम डोडा कहा जाता है और दूसरी धारा को उद्गम हो जिसे पेंसिला कहा जाता है। तो ये जो पेंसिला दर्रे के पास से गुजरती है, तो यह जास्कर घाटी के साथ दक्षिणी पूर्वी की ओर बहती है। मतलब नॉर्थ टू साउथ की ओर ये सॉरी नो ये साउथ टू ईस्ट की ओर बहती है ये नदी, मतलब दक्षिण से पूर्व की ओर ये बहती है। इसके बाद इसकी जो दूसरी धारा है इसे हम करयांग नदी कहते हैं और तत्सराप नदी भी कहा जाता है। से होकर ये जाती है
करयांग नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिंगोला कहा जाता है, जो कि सिंगोला दर्रे के पास से है। और फिर जो तत्स्राप नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो बारह लाचा लाच जो ये दर्रा है, मतलब ये पासेस है, यहाँ से गुजरती है। तो इसमें 3 पासेस का यूज़ किया गया है। ये पासेस आप याद रखिए। तो देखिए, पेंसिला है एक, तो एक शिंगोला है और एक बारालाचाला है। तो जहाँ पे लाला आता है ना, वहाँ पे समझ लीजिए कि वो लद्दाख के पास की जो भी पासेस है वो है ये। इसके बाद ये दोनों नदियों का जो पुरने गांव के पास आपस में आकर के मिलकर ये लुंगड़ंग नदी का निर्माण करती है। फिर यहाँ से लुंगड़ंग नदी जास्कर नदी से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर ये बहती है। और डोडा नदी से मिलने के बाद जास्कर नदी का निर्माण करती है। तो जास्कर नदी का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये आप समझ चुके होंगे पूर्णतः। तो यह आप मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर आती है और किस प्रकार से आकर के मिलती है, और जास्कर नदी फिर जा करके कैसे इंडस नदी में जाके मिल जाती है। तो ये आप इसका फिजिकल लोकेशन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये फिजिकल लोकेशन है इसका मैप में, और दूसरा किस प्रकार से ये दिखाई देती है लद्दाख में। फिर इसके बाद यहाँ पर चादर ट्रैक क्या होता है। तो देखिए, चादर ट्रैक की अगर हम बात करें तो सर्दी के मौसम में जास्कर नदी के जम जाने के कारण इसे चादर ट्रैक कहा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे, इसका जो दूसरा फोटो है, इस दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जमी हुई नदी है पूरा। तो इस जमी हुई नदी को यहाँ पर चादर ट्रैक कहा जाता है। इसके बाद चादर ट्रैक की जो वैश्विक मान्यता मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक चादर ट्रैक का ट्रैकिंग करने के लिए जास्कर नदी का दौरा करते हैं, क्योंकि इसे एक इंटरनेशनल तरीके से वैश्विक मान्यता प्राप्त है। तो वहाँ पर लोग आते हैं और पूरी पानी जमी होने के कारण बर्फ़ बन जाता है। तो वहाँ पर लोग आकर के ट्रैकिंग करते हैं और वो समतल हो जाता है लगभग, कहा जाए तो। अब हम बात करते हैं K9 वज्र टी के बारे में। तो K9 वज्र टी क्या है। तो देखिए, भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है उसने अभी K9 वज्र टी का कह सकते हैं कि उद्घाटन किया है, मतलब इसको शुरुआत करी है। इसको किसने किया है, तो भारत के जो रक्षा मंत्री है, देख, गुजरात के हजीरा, हजीरा कहाँ पर है, सूरत में है। तो यहाँ पर लॉर्सन एंड टुब्रो ने के बाद ने जो निर्माण किया इस प्रणाली को, इस प्रणाली का के जो तोप हैं, तोपों की 21वें यूनिट को यहाँ पर हरी झंडी दे करके इसका उद्घाटन किया है। तो यह क्या है, देखिए ये आप सामने देख रहे हैं। और ये जो एक विशेष प्रकार का तोप है, इसके मुख्य बातें क्या हैं, तो इसके मुख्य बिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो K9 वज्र टी 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की एक स्वचालित हॉवित्ज़र कह सकते हैं कि तोप है, जो कि कम से कम वेग के साथ उच्च प्रक्षेपण पथ पर गोले दागने के लिए एक छोटी बंदूक है, ऐसा कहा जा सकता है। यह दक्षिण कोरिया की जो K9 थंडर है की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। यह लक्ष्य पर तेज़ी से निशाना लगा सकता है। और यह भारत की जो कह सकते हैं कि अन्य देश है, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोला बारूद बनाने के मानक हैं, उन मानकों के अनुकूल है ये पूरा का पूरा। तो फिर K9 वज्र की रक्षा खरीद प्रक्रिया, जिसे हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP कहते हैं, कि बाय ग्लोबल का कार्यक्रम है, उसके तहत इसे विकसित किया गया है, जहां विदेशी कंपनियों के साथ भाग लेने की अनुमति है, उसके तहत इसे डेवलप किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उसके साथ भाग लेने के लिए किस प्रकार के जो टाई अप है या रक्षा खरीद प्रक्रिया है को शामिल के तहत किया गया है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है यहाँ पर DPP है, मतलब डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया, जिसे हम रक्षा खरीद प्रक्रिया कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो K9 वज्र है को विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया की नाहवा टेक्रिन और की लॉर्सन टुब्रो के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भागीदारी है। मतलब इस जो वज्र है, वज्र K9 वज्र टी है, इसको किसने निर्माण किया है, तो इसको 2 देशों ने निर्माण किया है, भारत और दक्षिण कोरिया। और किन 2 कंपनियों ने निर्माण किया है, तो दक्षिण कोरिया की नाहवा टेक्रिन और भारत की लॉर्सन एंड टुब्रो ने दोनों ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया है। तो देखिए, पहले क्या था कि पहले 10 जो K9 वज्र टी को दक्षिण कोरिया से आयात करना पड़ता था हमें। अब क्या हो गया कि जो शेष 90 देश, मतलब 90 बंदूकें देश में निर्मित की जाएगी। तो पहले क्या था कि जो लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा जो बनाया जा रहा था, तो उसमें इसको जो 10 यूनिट थी, इसको पहले दक्षिण कोरिया से मंगाया गया था इस एग्रीमेंट के तहत, और ये रखा गया था कि जो पूरे 100 बना रहे हैं इस प्रकार के 100 तोपों को, तो 10 यहाँ से आयात किया जाएगा, फिर यहाँ से इंडिया में हजीरा में 90 का निर्माण किया जाएगा। तो उसी 90 के निर्माण करने में पहली प्रक्रिया सामने आई है।
परिणाम उसका। और इसके बाद देखिए L&T डिफेंस वर्तमान में K9 वज्र-T ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन प्रोग्राम को अमल में ला रही है, मतलब बना रही है। इसका जो अनुबंध है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे ग्लोबल कॉम्पिटेटिव बिडिंग के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा L&T कंपनी को के साथ किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। दोस्तों इसके साथ मैं आप इससे यही कहना चाहूँगा और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ साथ जो लोग देखना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके पास भी ये पहुंच सके। इवन मैं यूपीएससी ही नहीं कहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम या आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह वीडियो ऐसा है कि ये सभी लोगों के देख करके बनाई गई है। और इसी के साथ ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बाद के बीच में ये वीडियो मिल जाया करेगा। और मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। यदि आप इन सभी वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनके जो लिंक्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के इसकी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।